प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठ में हमने विषय सूची में क्रमवार उन पाठों को डिस्क्राइब किया था या उनके विषय में चर्चा की थी, बताया था जिनको हमने जो सूक्ष्म ज्योतिष विषय में अभी तक डिस्कस किया है। आज के पाठ में हम उस क्रम संख्या में आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेक्चर 38 तक हमने बता दिया था कि कौन से लेक्चर में क्या है। अब लेक्चर 39 में हमने और 40 में दोनों में विस्तृत रूप से ये बताया है कि ग्रह वक्री कैसे हो जाते हैं। सिर्फ कुंडली में ऋणात्मक चिन्ह लगा देखा होगा, बस ये कह देते हैं कि वक्री ग्रह है क्या, वो वक्रता, और उसका क्या प्रभाव पड़े, क्यों पड़े। पहले हम ऋणात्मक का फल तो बता देते हैं, लेकिन हमें यही पता नहीं कि वक्रता होती क्या है। मैंने इस विषय को चित्र सहित समझाया है अपने इन दो पाठों में। लेक्चर 41 बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। अधिकतर को इसकी आवश्यकता होती है, युवा युवती को, कि मेरा विवाह किस दिशा से होगा और कितनी दूर से होगा। सब लोग जानना चाहते हैं युवावस्था में। इंटरेस्टिंग लेसन है। मैंने उदाहरण सहित इसको समझाया है। एक लड़की की कुंडली लेकर के उसमें भी समझाया है, रूल्स भी लिखे हैं, नियम भी लिखे हैं। जाने, लाभ मिलेगा। लेक्चर 41 और लेक्चर 42 में दोनों में इसमें नियम सिखाए हैं, इसमें प्रैक्टिकल रूप में सिखाया है। एक लड़की की कुंडली लेकर के कि उसमें उसका विवाह कितनी दूर से होने जा रहा है। लेक्चर 43 चंद्रमा किस प्रकार एक माह में, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आदि में एक माह में 12 राशियों 27 नक्षत्रों पर से घूम जाता है। कैसे? जबकि पृथ्वी से बंधा है, और पृथ्वी तो एक वर्ष में 12 राशियों पर से और 27 नक्षत्रों पर से घूमती है। जो बंधा है वो तो 27 पर घूमता है एक महीने में, और जो सीधी चल रही है नियमित रूप से वो 27 नक्षत्रों पर से एक वर्ष में घूमती है। बड़ी विचित्र कहानी। इसको मैंने चित्र सहित, आकाश का भूगोलीय चित्र लेकर के काल्पनिक, उसको चित्र सहित 2 पाठों में मैंने इसको स्पष्ट किया है। 43 और 44 चित्र सहित। कृपया ध्यान से समझ लें। जो चित्र कागज पर सीधा बनाया है उसको ये समझे कि आकाश का चित्र है, स्पष्ट समझ आएगा। लेक्चर 45 हस्तरेखा पर आ गए। कुंडली तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो जन सामान्य है, जिसने शिक्षा ही नहीं ली, जो कुंडली विषय को ही नहीं जानता, उसके लिए भी तो कुछ हो। और उसके लिए हस्तरेखाएं। हर व्यक्ति ऐसे करके देखता रहता है, उसे पता ही नहीं इन रेखाओं का अभिप्राय क्या है। पता तो लगे, इसलिए अपना हाथ स्वयं देखना सीखें। अपना हाथ स्वयं देखना सीखें। मैंने स्पष्ट डायग्राम दे करके, चित्र दे करके, मॉडल दे करके उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि किसके हाथ में लाइन कैसी हो, हाथ का आकार कैसा हो, अंगूठा कैसा हो, तो क्या फल होगा। मैंने इसको विस्तृत रूप से समझाया है। इसमें 3 पाठ लिखे हैं। यहाँ पर सिर्फ चित्र के हिसाब से, और यहाँ पर एक एक लाइन, लेक्चर 46, 47, 48 में एक एक लाइन, ये जो लाइन है इनके एक एक लाइन, और एक एक ये उभार जिसे हम ग्रह कहते हैं, बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध, ये जो उभार हैं ये ग्रहों के स्थान हैं। मैंने सबको चित्र सहित बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, बस देखना है। वहाँ से
लेक्चर को देखना है, कौन सा आपने पढ़ने में रुचि है वो सूची को देख लेना। सारा पढ़ने की आवश्यकता सिर्फ उन्हीं को है जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, बाकी को सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मान लिया कोई एक व्यक्ति ये देखना चाहता है उसके हाथ की स्थिति क्या है, क्या फल होगा, भविष्य में क्या लाभानी होंगे, तो सिर्फ वो लेक्चर 45 से और लेक्चर 51 तक के देख ले, उसे अपना हाथ देखना आ जाएगा। स्वयं अपने हाथ में से अनुमानित फल निकाल लेगा कि मैं भविष्य में ऐसा हो सकता है और उसका मैं ये उपाय कर लूँ। ये अनपढ़ों को भी आ जाएगा जिन्होंने शिक्षा ही नहीं ली, क्योंकि हाथ और रेखाएं तो सबके सम्मुख है, बस दायां हाथ देखना है। लोग कहते हैं कि ये लड़की का बायां हाथ देखा जाता है, ये विचार गलत है, क्योंकि जब विकास होता है गर्भ में तो दोनों हाथ ऐसे जुड़े रहते हैं और विकास के दौरान दोनों हाथ ऐसे हटते हैं, तो लगभग दोनों हाथों पर एक जैसी रेखाएं होती हैं। जितना अंतर होता है विकास में वो कोशिकाओं में वृद्धि दर में अंतर होता है, इसलिए लड़का लड़की दोनों का दाएं हाथ देखें, बाएं हाथ से कन्फर्मेशन करें कि जो चीज़ दाएं हाथ पर भी है यदि वो बाएं हाथ पर भी है तो 100% फल देगी, यदि दाएं पर है बाएं में हल्की है प्रतिशत फल का प्रतिशत गिर जाएगा, कम हो जाएगा। देखना दायां ही है। जो लोग बाएं का की चर्चा करते हैं वो उनका अपन मत हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक मत नहीं बनता। विज्ञान ऐसा नहीं कहता कि दोनों हाथों में विकास की दर प्रक्रिया में भेद आ जाता है, ऐसा नहीं होता। आगे लेक्चर 49, 50, 51 ये सारे लेक्चर सिर्फ हथेली पर आधारित हैं। सारी हथेलियाँ सारी रेखाएं देखनी आ जाएंगी। लेक्चर 45 से 51 तक विस्तृत है। ये भी देखना आ जाएगा कि जो हमारी कुंडली में है वही हाथ पर भी है, क्योंकि जो हाथ पर नहीं है वो कुंडली में है, ये तो गलत है, क्योंकि हाथ तो मेरा है, कुंडली तो टाइम के अनुसार बनी है। मेरे हाथ पर जो है वो झूठा नहीं हो सकता, कुंडली में झूठा हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुंडली में जन्म समय का अंतर आ जाता है, जन्म स्थान का भी अंतर आ जाता है। उदाहरण स्वरूप मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली पे 70-80 किलोमीटर नॉर्थ वो ईस्ट टू वेस्ट है। ईस्ट में किनारे पर मैं रहता हूँ, वहाँ भी दिल्ली के अंश वही है जो हम लोग लैपटॉप में डालकर निकालते हैं, दिल्ली शब्द डालते हैं। और यदि मैं दिल्ली के वेस्ट कोने पर रहता हूँ 70 किलोमीटर दूर, वहाँ भी दिल्ली के वही अंश है। ये अंतर तो आ जाता है फल में। ठीक इसी प्रकार से वर्त समय में मिनटों का अंतर होने पर भी अंशों में भेद आ जाता है। लगन कुंडली में तो ज़्यादा भेद नहीं आता, लेकिन अंदर के जो चार्ट हैं षष्ठ्यांश, दशमांश कुंडली आदि, उसमें बहुत अंतर आ जाता है। जिन लोगों ने ज्योतिष सीखी है वो तो जानते ही हैं कितना अंतर आ जाता है। इसलिए मेरा हाथ सच है, कुंडली उतनी सच नहीं है। इन दोनों में मैंने कंपैरिजन दिया है। कुंडली एक तरफ है, हाथ एक तरफ है। जो हाथ में है वही कुंडली में है। आकृति मैंने बनाकर दिखाई है, आप सब लोग वहाँ से देख करके सीख सकते हैं। आगे लेक्चर 53 और 54 एक ऐसी चीज़ दी है जो बिल्कुल विचित्र है। हर व्यक्ति सुबह उठे, आज का अपना फल देख ले, शाम तक मेरे साथ क्या घटित होगा। ये उसमें सिखाया है कि प्रतिदिन अपना फल देखना सीखें, किसी से नहीं पूछना, ना अखबार में पढ़ना। अखबार में पढ़ा तो झूठा हो सकता है, किसी ने लिखा है, लेकिन मैं स्वयं अपना खुद निकालूंगा कि आज मेरे साथ क्या घटित हो सकता है, ज़्यादा सच होगा। वो प्रक्रिया, वो चित्र, या वो हम कह सकते हैं अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट, वो मैंने यहाँ डायग्राम के द्वारा दर्शाया है इन 2 लेक्चर्स में। खुद सीखें अपना आज का सुबह से रात्रि तक का क्या फल होगा। कल फिर देख लें, उसी के अनुसार कल फिर सुबह देख लें, कल का भी मिल जाएगा। परसों फिर सुबह देख लें, परसों का भी मिल जाएगा। हर रोज़ सुबह देख लें, बस उस चित्र में देखना आना चाहिए।
आगे लेक्चर 55 ये कुंडली हिडन है, डिस्क्राइब की थी, लेकिन अभी लेफ्ट उसमें यूट्यूब पर क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने इसको रोक दिया है। लेक्चर 57 और 58 इसमें मेष लगन की कुंडली ली है। मेष लगन की कुंडली में प्रथम भाव में प्रथम ग्रह सूर्य का प्रथम नक्षत्र अश्वनी में किस प्रकार फल आगे बढ़ेगा, किस प्रकार का फल घटित होगा, यहां से प्रारंभ किया। मेष लगन की कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य का प्रथम नक्षत्र में, प्रथम नक्षत्र चक्र में होता है अश्वनी, किस प्रकार फल घटित होगा इसका वर्णन इसमें फलित से प्रारंभ किया है। ये मेष लगन की कुंडली में है। प्रारंभ में देखिए उदाहरण से तो दिया है। उसके बाद जितने लेसन दिए थे वो लेसन, बहुत सारे लेसन करप्ट हो गए। सिर्फ उसके बाद नंबर आया कि मेष लगन की कुंडली में 12 भावों में इन 4 ग्रहों का एक साथ होने से क्या फल होगा। इसके बीच के लेसन करप्ट हो गए, उनका मैंने बाद में शुरू किया है, लेकिन ये 2 लेसन अभी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। इन दोनों का मैंने विस्तृत रूप से वहाँ फल समझाया है। क्योंकि भावों में ग्रह तो होते हैं लेकिन नक्षत्र भी होते हैं। हर भाव में 3 नक्षत्र रहते हैं। किस नक्षत्र में क्या फल होगा एक नहीं होता। अगर मेष राशि में प्रथम नक्षत्र अश्वनी है, दूसरा भरणी है, तीसरा कृतिका है, और ये तीनों ही नक्षत्र प्रथम भाव में है। सूर्य यदि अश्वनी में होगा तो अलग फल होगा, भरणी में होगा तो उसका फल बदल जाएगा, कृतिका में होगा प्रथम भाव में तो उसका फल और बदल जाएगा। इन तीनों को विस्तृत रूप से समझाया जाना आवश्यक है, जो किया गया है। इसके बाद लेक्चर 58 तक यहाँ हो गया। किसमें क्या है, आप लेक्चर 59 पर चलेंगे कि लेक्चर 59 में क्या है। यहाँ है लेक्चर 59 से आगे। से आगे हमने क्या पढ़ाया, अब 59 पर आएंगे। देखिए लेक्चर 59 में क्या है। लेक्चर 59 में है मेष लगन की कुंडली में 12 भावों में सूर्य चंद्र मंगल के एक साथ होने पर फल, ये हमने ले लिया है। अब लेक्चर 60 में है, ये हमने ले लिया है लेक्चर 59 तक। लेक्चर 60 में है मेष लगन की कुंडली में प्रत्येक भाव में 5 ग्रहों का फल। जो हमने लेक्चर 58 में लिया था वही 59 में भी लिया था, दोनों में कंबाइंड है। क्यों? क्योंकि लेक्चर 58 में हमने 1 से 4 भाव तक लिया था फल, और लेक्चर 59 में हमने 4 से 8 भाव तक वही फल लिया था, उन्हीं 4 ग्रहों का। अब लेक्चर 60 में है मेष लगन की कुंडली में प्रत्येक भाव में
पांच ग्रहों का एक साथ होने पर फल, इसे गोल योग कहते हैं। गोल योग क्रिटिकल होता है जब भी ग्रह एक से चार से अधिक एक साथ संगठित हो जाते हैं, गोल योग बन जाता है। उस योग में अपेक्षा के अनुकूल फल घटित नहीं होता। कब क्या घटित हो जाए इसकी संभावना बनी रहती है। जितना व्यक्ति सोचता है ऐसा घटित होगा, प्राय उसके प्रतिकूल भी हो जाता है। क्योंकि पांच ग्रहों में आपस में द्वंद्व होता है। उस द्वंद्व में कौन किस समय बली हो जाए उस समय वही अपना फल विकृत कर दे देता है, बाकी में विकृति आ जाती है। इसलिए गोल योग का फल विचित्र होता है। विचित्र, ये मैंने इस पाठ में लेक्चर में समझाया। आगे लेक्चर 61 में प्रारंभ हुआ है मेष लगन की कुंडली के भावों में 6 ग्रहों के एक साथ होने का फल। लेक्चर 61 मेष लग्न की कुंडली में 6 ग्रहों, कौन कौन 6 ग्रह हैं हमने लिए? उदाहरण स्वरूप सूर्य प्लस मंगल प्लस चंद्रमा प्लस केतु प्लस शनि प्लस बुध। उदाहरण स्वरूप हमने ये 6 ग्रह लिए हैं। देखिए ये जटिल गोल योग बन जाता है। जटिल गोल योग के एक साथ होने पर फल, जटिल गोल योग। ये बहुत जटिल गोल योग है, इसका हमने वहाँ समझाया है विस्तृत रूप से कि किस प्रकार से इन 6 ग्रहों का फल एक साथ कैसा होगा। ऐसी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं जिनमें 6 ग्रह तक एक भाव में थे। विचित्र फल, 12वें भाव में 6 ग्रह, ऐसा मैंने देखा है। 12वें भाव में 6 ग्रह, जो फल घटित हुआ उसको यहाँ बखान नहीं किया जा सकता। व्यक्ति राजा जैसा बना और फिर कंगाल जैसा बना, फिर सन्यासी हो गया, ऐसा फल घटित हुआ। इस प्रकार के उक्त स्थान पर केतु के जगह राहु था उक्त कुंडली में। हम यहाँ लेक्चर 62, इसमें गोल योग में क्योंकि सभी एक साथ डेस्क्राइब नहीं हो सकते थे, जटिल लेसन था, इसमें 1 से 3 भाव तक आया। 1 से 3 भाव तक, और इससे आगे लेक्चर 62 में यही फल 6 ग्रहों का 4 से 6 भाव में, इसको हम देश वही
या डू भी बोल देते हैं अंग्रेजी में, जो ऊपर लिखा है 4 से 6 भाव तक, यही 6 ग्रहों का 4 से 6 भाव तक। फिर आगे रिपीटिशन है, किसी के कहने पर डिटेल्ड रिपीटिशन है। कुछ अध्ययन पहले किया था, कुछ अध्ययन पुनः उसका विस्तृत अध्ययन है, जो कुछ लोगों ने, कई लोगों ने उसकी ख्वाहिश भेजी थी दोबारा करो। ये है लेक्चर 63 में तिथि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ आदि माहों में तिथि क्यों घट व बढ़ जाती है। कभी तो पंडित जी कहते हैं इस बार षष्ठी नहीं है, 5वीं और षष्ठी एक हो गई है, षष्ठी नहीं है। कभी कहते हैं पंडित जी 2 षष्ठियाँ हैं, पंचांग में ऐसा ही है। इस प्रकार की स्थिति पंचांग में मिलती है। यहाँ मैंने इसको बहुत विस्तृत रूप से ये एक उदाहरण लेकर के, एक महीने का उदाहरण लेकर के, एक वर्ष का उदाहरण लेकर के डिटेल्ड समझाया है। बहुत विस्तृत रूप से एक एक व्यक्ति वहाँ से समझ सकता है कि क्यों घटती है, क्यों बढ़ती है, कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है। ये भी बताया है कि सभी तिथियों का मान एक समान नहीं होता, क्यों नहीं होता, ये भी इसमें समझाया गया। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। यदि आपको इसमें से कुछ लाभदायक लगा हो, कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।